अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है क्रिस्टल फील्ड। जो थ्योरी है हमने उसको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिहाज से एक्सप्लेन करना है कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर और टेट्राहेड्रल के अंदर ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये कैसे इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है जी। तो पिछला जो टॉपिक हमने देखा था उसके अंदर हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ही अजम्पशंस को देखा था और डी ऑर्बिटल्स होते उनके डी जनरेट ऑर्बिटल्स उन सबको हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी। तो आज जो हम स्टार्ट करते हैं वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दोनों तरीके से ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स के लिए भी और टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स के लिए साथ साथ देखते चलते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास जो डी जनरेट ऑर्बिटल हमने जो कल डिस्कस किए थे वो ये रहे कि हमारे पास डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब हमारे पास दो सेट्स बन जाते हैं T2G और EG। और T2G कौन सा होता है जिसके अंदर जो लोब्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ठीक है जी। और EG के अंदर क्या होता है कि लोब्स कहाँ पर होते हैं, अलॉन्ग द एक्सिस या ऑन द एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। तो T2G के जो है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स मौजूद है और वो क्या हैं, बिटवीन द एक्सिस मौजूद है। और यहाँ पर जो EG है वहाँ पर 2 ऑर्बिटल है और वो अलॉन्ग द एक्सिस हैं। ठीक है जी, या ऑन द एक्सिस भी कह सकते हैं। तो ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स थे। तो अब हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के अंदर कैसे चेंजिंग आती है। तो सबसे पहला पॉइंट दोनों के अंदर कॉमन है कि रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। मतलब जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फॉर एग्जांपल लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है जी। जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच करेगा तो वहाँ पर भी मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। मतलब डी ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब वो जो है डी ऑर्बिटल जो है यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम का है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल है और वो सारे एक ही लेवल पर मौजूद है, सेम एनर्जी है। तो वो क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल लॉस्ट देयर डीजनरेसी। अब उनकी जो डीजनरेसी है मतलब सेम साइड पर कह सकते हैं, सेम एनर्जी है उनकी। ठीक है जी। तो सेम जगह पर जो मौजूद है अब उनके अंदर क्या आ जाएगी, डीजनरेसी उनकी लॉस्ट हो जाएगी। मतलब सेट बन जाएगा, मतलब 3 ऊपर चले जाएंगे 2 नीचे आ जाएंगे, या 2 ऊपर चले जाएंगे 3 नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा कि सारे ऑर्बिटल एक ही एनर्जी पर नहीं है, मतलब डीजनरेसी जो है वो लॉस हो गई है। डी जनरेट ऑर्बिटल का कल मैंने आपको बता दिया था कि जो सेम एनर्जी अगर सबकी होगी पांचों ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल्स की, तो उसको हम डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जब सेट बन जाएंगे 3 और 2 का सेट बन जाएगा, ऊपर 3 नीचे 2 या ऊपर 2 नीचे 3, तो फिर वो क्या होगा कि वो डी जनरेट ऑर्बिटल नहीं रहे हैं। ठीक है जी। तो पहले क्या होगा कि रिपल्शन होगी जब लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मतलब सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आएंगे, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, रिपल्शन होगी, फिर डीजनरेसी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ये दोनों कॉमन पॉइंट है। अब होगा क्या कि ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, लिगेंड जो अप्रोच करते हैं अलॉन्ग द एक्सिस। कहाँ पर अप्रोच करते हैं, अलॉन्ग द एक्सिस। और जो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स है उसमें क्या करते हैं, अप्रोचेस करते हैं बिटवीन द एक्सिस। अब अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो लिगेंड कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, अलॉन्ग द एक्सिस। अब अलॉन्ग द एक्सिस अगर हम इन दोनों सेट्स के अंदर देखें तो ये मैंने कहा था कि लोब्स ऑन द एक्सिस या अलॉन्ग द एक्सिस। तो अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑन द एक्सिस या अलॉन्ग द एक्सिस है, तो लिगेंड जो है अप्रोच कर रहे हैं अलॉन्ग द एक्सिस। ठीक है जी। जब अलॉन्ग द एक्सिस अप्रोच करेंगे तो ये भी अलॉन्ग द एक्सिस है, तो क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगी। ठीक है जी। मतलब DZ² और DXY और -Y² जो है उसके अंदर क्या है कि अब ये 2 ऑर्बिटल जो मौजूद है यहाँ पर जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगी, किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है जी। तो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स के अंदर क्या है कि अलॉन्ग द एक्सिस आ रहे हैं, तो इस वजह से रिपल्शन कहाँ ज़्यादा होगी, DZ² और DX² -Y² जो ऑर्बिटल है उसकी, और साथ में अप्रोचिंग लॉन पेयर्स ऑफ लिगेंड्स। जो लिगेंड आ रहे हैं उनके लॉन पेयर्स और इनकी जो ऑर्बिटल हैं इनके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन ज़्यादा होगी। ठीक है जी। रिपल्शन ज़्यादा होगी तो उनकी जो एनर्जी है, इन दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में जो डीजनरेट ऑर्बिटल है इसके अंदर जो सेट तकसीम होंगे, ठीक है जी, सेट अब तकसीम होंगे, तो अब यहाँ पर जो है
दो ऑर्बिटल डी जी स्केयर डी एक्स वाई। अब अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूं तो डी जी स्केयर और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर जो है ये जो है ऑर्बिटल्स ऊपर चले गए हैं, ठीक है जी। और अदर ऑर्बिटल फेस्ड मिनिमम रिपल्शन, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो बाकी ऑर्बिटल है, अब जो लिगेंड्स है वो अप्रोच करें अलोंग द एक्सिस, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं अभी सिर्फ, ठीक है जी। तो अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ जो रिपल्शन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी है, और यहाँ पर रिपल्शन क्या हो गई है, कम हो गई है बिटवीन द एक्सिस। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डी एक्स वाई, डी वाई जी और डी जी एक्स, यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, और ऊपर वालों की एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह क्या होगा कि ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं जो कि सेम साइड पर मौजूद है वो दो सेट्स के अंदर तकसीम हो गए हैं। एक की एनर्जी ज़्यादा हो गई है और रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से, और उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और नीचे वाले की अगर एनर्जी क्या है, कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात। अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है कि लिगेंड्स अप्रोच बिटवीन द एक्सिस। अब जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस। इसके अंदर कहाँ कर रहे थे, अलोंग द एक्सिस। अब बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो जो रिपल्शन होगी वो कहाँ ज़्यादा होगी, अलोंग द एक्सिस या बिटवीन द एक्सिस। क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो जो लोब्स या जो इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एक्सिस मौजूद होंगे वो रिपेल ज़्यादा होंगे, ठीक है जी। तो रिपल्शन कहाँ ज़्यादा होगी, एक्स वाई, वाई जी या जी एक्स, जो कि कहाँ है, बिटवीन द एक्सिस है, तो उसके दरमियान रिपल्शन क्या होगी, लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स के दरमियान ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर रिपल्शन ज़्यादा होगी तो इनकी एनर्जी तीनों की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो फिर वो जो सेट बनेगा वो ऐसे नहीं बनेगा बल्कि दूसरी तरीके से बन जाएगा, मतलब इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अब ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो डी एक्स वाई, डी वाई जी और डी जी एक्स है ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर रिपल्शन क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, डी जी स्केयर और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर जो है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनर्जी होती है और स्टेबिलिटी वो एक दूसरे की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी बिटवीन द एक्सिस वालों की तो क्या होगा कि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और अगर नीचे वालों की एनर्जी कम होगी है तो स्टेबिलिटी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो इसके अंदर क्या है, लिगेंड अप्रोच करे बिटवीन द एक्सिस तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि बाकी वालों की एनर्जी कम हो जाएगी, रिपल्शन कम होने की वजह से एनर्जी कम हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है हमने क्या देख लिया है कि डीजनरेट ऑर्बिटल जो हमारे पास मौजूद है वो दो सेट के अंदर तकसीम हो गए हैं, ठीक है जी। अब वो जो दो सेट के अंदर तकसीम हुए हैं तो उसके दरमियान क्या आ गया है, एनर्जी का गैप, डेल्टा ई आ गया है, ठीक है जी। और उस डेल्टा ई को हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कह सकते हैं, या क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है जी। क्या कह सकते हैं, वो जो एनर्जी का गैप आ गया है दो सेट के दरमियान, अब उसको हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी भी कह सकते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी इसको क्यों कहते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की वजह से, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की वजह से क्या हुआ है कि उस जो डीजनरेट ऑर्बिटल है वो दो सेट के अंदर स्प्लिट हो गए हैं, ठीक है जी। स्प्लिट होने की वजह से क्या होगा कि उसके दरमियान एनर्जी का गैप आ गया है, और एनर्जी का जो गैप आया है उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये आया किस वजह से है, अभी मैंने बताया था कि रिपल्शन होती है किसके दरमियान, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है जी, उनके दरमियान। अब वो अलोंग द एक्सिस भी रिपल्शन ज़्यादा हो सकती है या बिटवीन द एक्सिस भी, दोनों केस हमने डिस्कस कर लिए हैं। जब अलोंग द एक्सिस की बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, और जब बिटवीन द एक्सिस कहेंगे हम, ठीक है जी, ये बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स है, तो फिर हम किसकी बात कर रहे होंगे, टेट्राहेड्रल की बात कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के हमने जो कुछ पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए हैं, और साथ में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी डिस्कस कर ली है, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ तक जो है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का सिर्फ एक जो है वो डायग्राम रह गई है कि हम जो
अब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का हम इस तरह ऑर्बिटल्स लिख लेंगे और फिर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है या इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो वो हमने देखना है, तो वो मैं एक साथ एक छोटी सी वीडियो अटैच कर दूंगा, उसके अंदर आपको समझा दूंगा कि कैसे जो है ये जो ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है जब वो स्प्लिट हो गए हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।